शोध आलेख माला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, शोध आलेख माला की इस कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नौवां शोध आलेख, जो कि भारत का समावेशी आर्थिक विकास चौधरी चरण सिंह के चिंतन में विषय पर आधारित है। साथियों, भारत में जिन्हें किसानों के मसीहा के उपनाम से भी जाना जाता है, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने भारत रत्न सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा है, उनके चिंतन में भारत का आर्थिक विकास का सपना क्या था और उन्होंने अपनी अनेक कृतियों में भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बखूबी बयां किया है। ये अलग बात है कि शासन और सत्ता के द्वारा इस आर्थिक चिंतन को कम महत्व दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत आज भी दुनिया के पिछड़े हुए देशों में या विकासशील देशों में शामिल है। भले ही हम विकसित राज्य होने का ढिंढोरा पीटते रहें, लेकिन जब तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव नहीं होगा, लोगों की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तब तक हम भारत को विकसित राज्य के रूप में नहीं बदल सकते। भारत एक विकसित राज्य कैसे बने, आइए समावेशी आर्थिक विकास चौधरी चरण सिंह की नज़र में उस पर विस्तार से हम इस आलेख में बातचीत करते हैं। साथियों, प्रोफेसर मंजू सिंह की कलम से इस आलेख को अंतिम रूप दिया गया है। सार संक्षेप: चौधरी चरण सिंह का नाम सुनने पर अनायास ही खेत में हल जोतते हुए धरती माँ के पुत्र किसान की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। समावेशी आर्थिक विकास आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी एक सपना ही बना हुआ है, जबकि इस समय भारत सरकार द्वारा एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए सिंचाई जल की तो बात ही क्या करना, अपितु जनमानस के लिए शुद्ध पेयजल का भी अभाव बना हुआ है। निर्धनता निवारण आज भी भारतीय राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाया है। आर्थिक विकास गुणात्मकता से जुड़ी धारणा है और समावेशी आर्थिक विकास इस गुणात्मकता को आम जन तक ले जाती है। हमारा देश विकासशील देश है और तब तक बना रहेगा जब तक कि समावेशी आर्थिक विकास के चौधरी चरण सिंह के प्रतिमान को नहीं अपनाया जाएगा। इस आलेख में शोध प्रश्न पर विमर्श किया गया है कि समावेशी आर्थिक विकास के संबंध में चौधरी चरण सिंह का आर्थिक चिंतन क्या है और वह भारत के समावेशी आर्थिक विकास के ध्येय की प्राप्ति में कैसे उपयोगी हो सकता है। मुख्य शब्दों में समावेशी आर्थिक विकास, आर्थिक चिंतन, किसान और जमींदारी। सबसे पहले परिचय। चौधरी चरण सिंह ने अपने किसान परिवार की आर्थिक तंगी की दशाओं के बीच शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे निर्धनता के आर्थिक चिंतन को बखूबी समझते थे। धरती पुत्र ने इतिहास विषय में उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान यूरोपियन एवं भारतीय इतिहास में विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया। इसके बाद कानून की शिक्षा ग्रहण की और इसी दौरान अंग्रेजी भाषा की दक्षता के साथ ब्रिटिश कालीन भारत के दीवानी कानूनी ढांचे को समझा, जिसने भारतीय किसानों के जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित किया था। यह हम सब जानते हैं कि उस दौर में केवल उच्च जातियों के लिए ही शिक्षा के द्वार खुले हुए थे और आगरा में तो ब्राह्मण, बनिया, राजपूत व कायस्थ जाति का प्रचंड बहुमत था। उनके बीच एक ग्रामीण इलाके के पिछड़े किसान के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना अपने आप ही एक महायुद्ध की समान था। ब्रिटिशकालीन जमींदारी व्यवस्था के शोषण को उन्होंने व्यवहार में देखा था और इसीलिए अंततः उत्तर प्रदेश से इसका खात्मा करके ही दम लिया। जमींदारी व्यवस्था का अंत करने में चौधरी चरण सिंह की निर्णायक व सराहनीय भूमिका रही है। चौधरी के प्रयासों की बदौलत ही जमींदारी व्यवस्था का अंत और भूमि सुधार अधिनियम 1952 लागू हो पाया। दयानंद सरस्वती की चिंतन ने उनके धार्मिक विचारों को और गांधी चिंतन ने उनके आर्थिक विचारों को प्रभावित किया। वे अपने दैनिक जीवन में भी गांधी के आर्थिक चिंतन को अपनाते थे। यही कारण था कि चौधरी साहब सामाजिक असमानता, शोषण करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों, पुरोहितों, मूर्ति पूजा और जातिगत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। वे दिखाए में, भोग विलास में व भौतिक संपत्ति के संचय में कदापि विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सदैव गरीबों के प्रतिनिधि के रूप में अपना जीवन यापन किया। वे अधिकांशतः पारंपरिक खादी वाला धोती कुर्ता पहनते थे। आर्थिक विकेंद्रीकरण में विश्वास रखने वाले चौधरी साहब का चिंतन भारत के समावेशी आर्थिक विकास का एकमात्र गांधीयन प्रतिमान है, जिसे चौधरी चरण सिंह ने अपने खून पसीने व अनुभवी ज्ञान से पल्लवित किया है। उनके चिंतन की गहराइयों को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के नाम संबोधन दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से दिए गए उद्बोधन से समझ सकते हैं। नेहरू से लेकर मोदी तक ऐसा जमीन से जुड़ा चिंतन हमें सुनने को नहीं मिलता है।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं कमजोर वर्गों के विकास पर केंद्रित किया। वे इस पौधे को राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में विशाल बोधि वृक्ष का आकार देते, परंतु उनका यह सपना भारतीय कांग्रेस दल की सत्तालोलुप ब्राह्मणवादी राजनीति के हत्थे छड़ गया। यही वजह है कि भारत का आम आदमी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अमृत काल में जहर पीने के लिए विवश है। उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का सपना सत्ताभोगी राजनेताओं एवं उनके आर्थिक आकाओं उद्योगपतियों के बीच चक्की का आटा बनकर रह गया है। ज्ञातव्य है कि चौधरी चरण सिंह ने भारत की आज़ादी के संग्राम में बहुत ही निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। इसी के साथ वे ब्रिटिश भारत से ही राजनीतिक प्रणाली में सक्रिय भागीदार रहे हैं। वे पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संपादित निर्वाचनों में उत्तर प्रदेश विधायी परिषद के चुनाव में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। चौधरी चरण सिंह का विश्वास था कि भारत एक निर्धन देश है जो ऐसे राजनीतिज्ञों को वहन नहीं कर सकता जो ऊंची मसनदों पर आसीन होकर आदर्शवाद का उपदेश देते हों और व्यवहार उनका भ्रष्टाचारपूर्ण हो। साथियों, आज की भारतीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह का ये कथन बेखूबी लागू होता है। भारत के समावेशी आर्थिक विकास का चौधरी चरण सिंह का प्रतिमान क्या है? आइए बातचीत करते हैं इस पर। चौधरी चरण सिंह का आर्थिक चिंतन वैश्विक विकास के चिंतकों माइकल लिप्टन, E.F. शूमेकर से कई दशक आगे था। वे विकास की व्यवस्था को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने के पक्के समर्थक थे। चौधरी चरण सिंह महात्मा गांधी की तरह भी एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना के पक्के समर्थक थे। वे गांधी के इस चिंतन में पूर्णतः विश्वास रखते थे कि भारत की आत्मा गांवों में ही निवास करती है और गांवों का विकास करके ही भारत का विकास करना संभव है, और यही उनकी समावेशी आर्थिक विकास की नीति का मूल ध्येय रहा। वे चाहते थे कि गांव गांव में छोटे स्वतंत्र कृषि काश्तकारों एवं ग्रामवासियों के द्वारा हस्त निर्मित या लघु व सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की जाए और आवश्यकता अनुसार मशीनीकरण का भी प्रयोग किया जाए। कृषि मंडी की शोषणकारी व्यवस्था का निदान। उन्होंने मंडी में किसान की फसल की लूट को अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से बिचौलिए व मंडी का स्थानीय प्रशासन आपस में मिलकर अनेक तरह के शुल्क व करों, तोल की गड़बड़ी, धर्मादा, करदा, बट्टा इत्यादि के चलते किसान की मेहनत को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। इसलिए उनके आर्थिक चिंतन की बदौलत ही पहली बार कृषि विपणन संबंधी कानून अस्तित्व में आया। चौधरी चरण सिंह के द्वारा किसान को इस अव्यवस्था से बचाने के लिए अनेक आर्थिक प्रावधानों की वकालत की, जिनमें प्रमुख है मंडी में वैज्ञानिक मापन की प्रणाली को स्थापित करना, अनेक प्रकार के शुल्कों व करों में कमी करना, भंडारण की व्यवस्था करना, सरकारी बोली का प्रावधान करना, मध्यस्थता, मंडी चयन समिति का गठन करना, फसल की किस्म के अनुरूप मानकात्मक कीमत प्रणाली, क्रेता विक्रेता के लिए उचित रसीद व स्पष्ट हिसाब किताब की व्यवस्था स्थापित करना, निरीक्षण, सत्यापन एवं संशोधन की व्यवस्था करना और लाइसेंस की व्यवस्था इत्यादि। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं भूमि सुधार। जमीन पर आदमी के द्वारा आदमी के शोषण की प्रथा का अंत होना चाहिए। चौधरी साहब के विचार थे, जमीन पर आदमी के द्वारा आदमी के शोषण की प्रथा का अंत होना चाहिए। राज्य व खेत जोतने वाले किसान के बीच के सभी बिचौलियों को खत्म करना चौधरी साहब का प्रमुख ध्येय था, और इसके लिए भूमि सुधार कानूनों की अधिक से अधिक आवश्यकता थी। ब्रिटिशकालीन जमींदारी व्यवस्था के शोषण को उन्होंने व्यवहार में देखा था और इसीलिए उन्होंने अंततः उत्तर प्रदेश से इसका खात्मा करके ही दम लिया। शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था का अंत करने में चौधरी चरण सिंह की निर्णायक व सराहनीय भूमिका रही। चौधरी के प्रयासों की बदौलत ही जमींदारी व्यवस्था का अंत और भूमि सुधार अधिनियम 1952 लागू हो पाया। भूमि सुधारों को निर्धारित रकम अदायगी के बाद तकरारों को तमाम तरह के काश्तकारी अधिनियम मिलना निश्चित किया गया और गैर कृषि जमीन का भू प्रबंधन प्राधिकार ग्रामीण समुदाय के द्वारा पंचायती राज के माध्यम से तय किया जाना निर्धारित किया गया। इन संस्थाओं को इस संबंध में कुछ प्रशासनिक न्यायिक प्राधिकार भी प्रदान किए गए। चौधरी साहब अपने आलेखों के द्वारा जन समुदाय एवं अपने आलोचकों को विस्तार से भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा के अंत के बारे में समझाया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई रूस की तरह समानांतर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया गया कि जमींदारी के उन्मूलन का मतलब किसानों की जिंदगी में एक नए बदलाव से है, जो राष्ट्रीयकरण में कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें निजी मालिक के स्थान पर राज्य यथार्थ सरकारी मालिक बन जाता है। चौधरी चरण सिंह ने बताया कि वह धरती माँ है जो अपने बच्चों का अनंत काल तक पालन पोषण करती है। चौधरी चरण सिंह की मान्यता थी कि जमीन जीवन संपत्ति है। पैसा और दूसरी संपत्तियां इस्तेमाल करके खत्म की जा सकती हैं, मगर जमीन नहीं। आदमी मर जाता है लेकिन जमीन रहती है। कई पीढ़ियों से किसान उस दिन का सपना देखता रहा है जब उस जमीन को वह जिसे जोतता है अपनी कह सकेगा। आज वह सपना पूरा हुआ है। वह भूमिधर बनने के लिए यहाँ तक कि पत्नी के जेवर भी बेच सकता है। उसकी जमीन की तुलना अन्य किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती।
साथियों, ये जमीन से जुड़े हुए चौधरी चरण सिंह के विचार थे। गरीबी के निदान हेतु सामाजिक व आर्थिक अभिवृत्तियों में बदलाव का समर्थन। चौधरी चरण सिंह मानववाद की अवधारणा में विश्वास रखते थे। उन्होंने बताया कि हमारे देश के अधिकांश लोग भाग्य या किस्मत के नाम पर संतुष्ट हो जाते हैं और वे इस तथ्य में विश्वास नहीं करते थे कि वे अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। इसका परिणाम यह है कि हमारा समाज अत्यधिक भाग्यवादी हो गया है और गरीबी की वृद्धि में यह स्थिति सहायक रही है। उनका विश्वास था कि यदि भारत देश को समृद्धशाली बनाना है तो लोगों की मौजूदा आज सामाजिक और आर्थिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना ही होगा। चौधरी चरण सिंह ने अपने अनेकानेक आलेखों के द्वारा एवं पुस्तक लेखन के माध्यम से ऐतिहासिक विवेचन करते हुए स्पष्ट किया कि केवल प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, राजनीतिक स्थायित्व, शांति की दशा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, सीमित प्राकृतिक संसाधन एवं इतिहास, प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता इत्यादि आर्थिक प्रगति केवल मात्र कारक नहीं है। इसे हम ईरान, थाईलैंड, स्पेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि देशों की आर्थिक स्थिति के माध्यम से समझ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह ने इस मान्यता पर बल दिया कि किसी देश को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए अपेक्षित गुणवत्ता का मानवीय कारक आवश्यक होता है। मानव संसाधन के स्तर पर किसी देश की प्रगति बहुत हद तक निर्भर करती है और इसका श्रेष्ठतम उदाहरण जापान है। मानवीय संसाधन या किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता उन लोगों की सामाजिक व आर्थिक अभिवृत्तियों पर निर्भर होती है और ये गुणवत्ता सरकार द्वारा उपलब्ध उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और नेतृत्व पर भी आधारित होती है। चौधरी चरण सिंह के अनुसार लोगों के धार्मिक विश्वास एवं परंपराएं ही मानव जीवन के प्रति उनकी अभिवृत्ति के निर्धारक होते हैं। सभी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप, चाहे वे सामाजिक या आर्थिक हो, मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। इसलिए किसी समाज की आर्थिक दशाओं को अंततः उस समाज के सदस्यों की मानसिक अभिवृत्तियों अथवा उनकी प्रक्रियाओं में खोजा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि किसी भी देश की समृद्धि या गरीबी उस देश के निवासियों की मानसिकता से जानी जा सकती है। हमें जानना होगा कि आर्थिक प्रगति में गहन सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन निहित हैं। ये परिवर्तन अपने मूल्यों, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों, सामाजिक आदर्श एवं महत्वाकांक्षाओं में निहित हैं। ये परिवर्तन अथवा सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक सुधार उस कीमत का एक भाग है जो हमें उस दलदल से निकलने के लिए चुकाना होगा जिसमें कि आज हम फंसे हुए हैं। भारत की गरीबी के लिए केवल और केवल भाग्यवाद में विश्वास उत्तरदायी है और इसीलिए गरीबी व भाग्यवाद में गहरा संबंध है। औद्योगिक विकेंद्रीकरण के साथ ही कृषि आधारित ग्रामीण, लघु व कुटीर उद्योग और बल एवं सीमित मशीनीकरण का समर्थन। चौधरी चरण सिंह की मान्यता थी कि भारत एक श्रम प्रधान देश है। भारत देश की खुशहाली का रास्ता गांव व खेतों से होकर गुजरता है। इस देश की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना बहुत पिछड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में श्रम की प्रधानता रखने वाले अल्प पूंजी की आवश्यकता वाले कुटीर उद्योगों के सहारे समावेशी विकास के ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश किसान संतानें अपने गांव या आसपास कुटीर उद्योगों को एक वैकल्पिक पैसे के रूप में अपना सकते हैं। हमें चंद उद्योगपतियों के हाथों में उद्योग सौंपने से बचना होगा। औद्योगिक विकेंद्रीकरण चौधरी चरण सिंह के समावेशी आर्थिक विकास के प्रतिमान केंद्र बिंदु था। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि हमें आर्थिक वृद्धि के पश्चिमी मॉडल पर आधारित पूंजी प्रधान मशीनीकृत उद्योगों की नकल करने से बचना होगा, क्योंकि इससे एक और जहां पूंजी कुछ ही हाथों में सिमट जाती है और दूसरी ओर बेरोजगारी में बेहद वृद्धि हो जाती है। इस तरह से पूंजीवाद अपनी बुराइयों के साथ पैर पसारने लगता है। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के बाद हमने अपनी दृष्टि काफ़ी ऊंचाइयों पर रखने की गलती करते हुए भारी उद्योगों का पूर्णतः पक्ष लिया है। इसकी अपेक्षा गांधी जी चाहते थे कि देश का निर्माण अपने संसाधनों के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर दिशा में किया जाए, जिसमें मूलतः गांव या दस्तकारी या कृषि आधार हो और अंततः शहर तथा कुछ आवश्यक भारी उद्योग शीर्ष के समान हो। हम यह भूल गए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास या देश के करोड़ों लोगों की जीवन स्तर में वृद्धि इसके अपने घटक संसाधनों से ही संभव हो सकेगी, अर्थात मानव अनुपात में सीमित भूमि में प्राकृतिक संसाधनों की बंधी सीमाओं के कारण और लोकतांत्रिक सीमाओं के चलते हुए श्रमिक वर्गों का एक सीमा से अधिक दोहन करने का निषेध करती है। अतः चौधरी चरण सिंह का समावेशी आर्थिक विकास का प्रतिमान इस बात पर बल देता है कि इसके तमाम आर्थिक संसाधनों को, जो कि महानगरीय, औद्योगिकृत, पूंजी प्रधान, उच्च मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति पर आधारित केंद्रीकृत उत्पादन को कृषि, रोजगार उन्मुख और विकेंद्रित उत्पादन की ओर मोड़ दिया जाए। ये गांधी के विकास के उस सपने को साकार करने वाला उद्यम है जिसकी मान्यता थी कि उत्पादन न केवल आमजन के लिए अपितु आमजन के द्वारा भी हो। राज्य के संसाधनों को कृषि की ओर मोड़ने से स्वतः ही ग्रामीण समुदायों में जातियों के लिए समृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे और भूमिहीन व निम्नतम जातियों के लिए कृषि से भिन्न ग्रामीण उद्योगों में रोजगार की व्यवस्था हो सकेगी। चौधरी चरण सिंह ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में इसी आर्थिक चिंतन पर बल दिया। जमीन की क्या कीमत होती है इसे वह अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार बिल के माध्यम से जमीन जोतने वालों को जमीन दिलाने में महती भूमिका निभाई। पश्चिम की अपेक्षा भारतीय दशाओं के अनुरूप आर्थिक विकास। भारत के समावेशी आर्थिक विकास के पैरोकार चौधरी चरण सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक नीतियों से कतई सहमत नहीं थे। चौधरी ने नेहरू की आर्थिक नीतियों का खुलकर विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें राजनीतिक जीवन में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की। वे सत्ता लोलुप नेता नहीं थे, अपितु भारत के धरती पुत्र थे जो जीवन भर आम भारतीय के साथ जुड़े रहे। उनका मानना था कि नेहरू भारत का आर्थिक निर्माण ऊपर से नीचे की ओर अर्थात उद्योगपतियों, तकनीकी विशेषज्ञों, नगर केंद्रित अर्थव्यवस्था व द्रुत मशीनीकरण के माध्यम से चाहते थे।
इसी वजह से चौधरी चरण सिंह ने कहा कि नेहरू भारत में पैदा हुए थे परंतु भारत की मिट्टी से पैदा नहीं हुए थे। चौधरी चरण सिंह ने 1954 में पहली बार मिट्टी संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसी के साथ वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर मिट्टी संरक्षण को एक मुख्य विषय के रूप में आरंभ कराया। सच में चौधरी साहब भारत की मिट्टी में ही जन्मे थे और उसी मिट्टी में समा गए, परंतु उनकी काया से मिट्टी की सुगंध बाहर नहीं निकल पाई। वे सच में धरती माँ के बेटे थे। चौधरी चरण सिंह के प्रयासों से कृषि ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था करने के ध्येय से मार्च 1979 में शिवरमन समिति का गठन किया गया और जिसकी सिफारिशों के आधार पर आगे चलकर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना की गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार में चौधरी चरण सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। चौधरी चरण सिंह ने 5वें प्रधानमंत्री के अल्प कार्यकाल में अनेक कल्याणकारी फैसले की। आपातकाल में इंदिरा गांधी के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को वापस लेने से मना करने के कारण कांग्रेस इंदिरा ने जनता दल से अपना बिना शर्त वाला समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण चरण सिंह इस गठबंधन को चलाने में असफल रहे। इस प्रकार से चौधरी चरण सिंह का चिंतन भारतीय दशाओं के अनुरूप समावेशी आर्थिक विकास के प्रतिमान को स्थापित करता है। 29 मई 1986 को अमर होने वाले भारत का आर्थिक मसीहा को सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति ज्ञानजील सिंह लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह की चरित्रवान अखंडता की प्रतिमूर्ति एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पुराने सिपाही थे। उपराष्ट्रपति श्री वेंकटरमन के शब्दों में चौधरी भारतीय किसानों के संघर्ष के अपराजय योद्धा थे। निष्कर्ष, चौधरी चरण सिंह अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, जातिवाद एवं भ्रष्टाचार के अंत के लिए संघर्षरत रहे। ये पांचों समस्याएं भारत में आज भी आज़ादी के 75 वर्ष के अमृतकाल में मुंह लेकर खड़ी हैं और इनका समाधान केवल चौधरी चरण सिंह के आर्थिक चिंतन में ही है, अन्यथा कहीं नहीं है। भारत की धरती माँ के लाल का दिल्ली में स्थित किसान घाट प्रत्येक भारतीय को उसकी अमर गाथा का स्मरण कराता रहेगा। चौधरी चरण सिंह के उपयुक्त आर्थिक चिंतन से स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए गांधीवादी प्रतिमान को अपनाना ही श्रेष्ठ होगा और इसका रास्ता गांव खेतों से होकर गुजरता है और इसी के साथ भारतीयों को अपने आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव करना होगा। ये था साथियों चौधरी चरण सिंह का भारत के समावेशी आर्थिक विकास का चिंतन। आप सभी का धन्यवाद।